कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और जैसे आपको पता है आरआरबी ग्रुप डी का जो आप लोगों का एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोग डेली ही आपको सुबह-शाम स्पेशल प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। जिसमें जो है आप लोगों को बिल्कुल आप 3, 4, 5 या किसी भी दिन अगस्त में आप लोगों का ग्रुप डी का जो पेपर होने जा रहा है बिल्कुल आप देखोगे कि यहाँ से 100% प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाएँगे। तो ये प्रेस्टीज सीट बहुत ख़ास है, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026, आप लोग बिल्कुल ही घबराने की जो है कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी भी आप लोगों के पास जितने भी समय है, जो आपके पास 10 से 12 दिन का समय है अंतिम के दिन, अगर आप इसे झोंक देते हो अपने एग्ज़ाम के लिए तो बिल्कुल 100% है कि आप बेहतर करके आओगे। तो चलिएगा फटाफट से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पूरे के पूरे इस जो है क्लास को देख लेना, क्योंकि हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो पूरा प्रश्न आप देख कर ही जाना, जितने भी मेरे दोस्त हैं। फटाफट से हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें आपके मैथ के भी क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के भी क्वेश्चन हैं, और आपके सबसे इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन हैं, और करंट अफेयर और जीके के भी क्वेश्चन हैं। तो ये खास बात ये इस क्लास की। और इस क्लास का पीडीएफ भी हम आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। ये पीडीएफ आपको बिल्कुल रिवीजन के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो इस ही पीडीएफ के फायदे आपको मिलेंगे। तो ये पीडीएफ आप ज़रूर प्रोवाइड कर लो और इसके लाभ आप ज़रूर उठाओ। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आपको यहाँ पे देखिएगा जो है एक व्हाट्सएप नंबर मैं लिख देता हूँ, जहाँ पे आप मैसेज कर लो और इस क्लास की पीडीएफ को जो है आप प्रोवाइड कर लेना, जितने भी मेरे दोस्त हो। जिनको भी पीडीएफ चाहिए बिल्कुल आपके सामने ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, या इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का, डायरेक्ट वहाँ पे ज्वाइन कर लोगे तो भी आपको पीडीएफ डेली मिलता रहेगा। तो पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। जितने भी मेरे दोस्त हैं आरआरबी ग्रुप डी वाले, यहाँ पे पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं, आप लोग बताने की कोशिश करेंगे कि पहले प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। अपने मन से जितना हो सके उतना बेहतर करने की कोशिश करो। और जितने भी मेरे दोस्त जो अब तक हमारे क्लास से नहीं जुड़े हैं, बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाएं, ठीक है, ताकि हर एक क्लास आपको सबसे पहले देखने को मिले। पहला प्रश्न आपके सामने है कि जो है यदि किसी कुट भाषा में फैट को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में हैट को जो है क्या लिखा जाएगा? बताएंगे सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस प्रश्न को देख रहे हैं, फटाफट से बताएंगे। अगर बात किया जाए तो ये रीजनिंग का प्रश्न है। और जैसे मैंने देखा एफ ए टी लिखा है फैट, फैट को लिखा है ये 81। तो सबसे पहले 81 हुआ कैसे हम देखेंगे। तो एफ होता है 6 पे, ए होता है 1 पे, टी होता है 20 पे, तो ये अगर जोड़ेंगे तो ये हमारा मिल गया 27। और यहाँ पे कितने वर्ड हैं? 3, तो मैंने 3 से गुणा कर दिया इसमें, तो 27 तियां 81 हो जाता है। बिल्कुल हमें यहाँ पे ये आइडिया मिल गया। हम भी वही काम करेंगे एच ए टी के साथ। एच ए टी के साथ एच होता है 8 पे, टी होता है 1 पे, सॉरी ए होता है 1 पे, टी होता है 20 पे। अब जोड़ लो, ये कितना होता है 29। ये कितना हुआ आपका 20 1 21 8 29। 29 में अगर 3 से गुणा करते हैं तो 29 27 के साथ 3 गुना 6 और 2 8, 87 हो रहा है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जितने भी मेरे दोस्त हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे अपना राइट उत्तर। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है आपको याद रखना है स्कॉर्बिक अम्ल। अगर आपको यहाँ पे ये प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो स्कॉर्बिक अम्ल जो है आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई यहाँ पे दी गई है 410 और 450 मीटर है, समान दिशाओं में चल रही है। यदि इनकी चालों का अंतर जो है 70 मीटर पर सेकेंड है, तो वे एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लेगी?
क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। देखिए ये गणित का प्रश्न है और खास करके इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मुझे पता है कि जो है गणित के 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 में 25 करना है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको स्पेशल गणित की क्लास करा रहा हूँ, वो जो है डेली कर लो, बहुत फायदा होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि एक समान चाल से चल रही है, इन दोनों का चाल समान है। यदि इन चालों का अंतर 17 मीटर है, तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। अच्छा जी, जैसे एक ट्रेन इधर से जा रहा है और एक ट्रेन इधर से जा रहा है, ठीक है, एक दूसरे को इनको पार करना है। ये है 410 मीटर लंबा, ये हो जाएगा 440 मीटर लंबा। एक दूसरे को पार करना है, अर्थात इन दोनों दूरी को हम जोड़ेंगे तभी तो टोटल दूरी पार होगा। ये हो जाएगा 850। टोटल दूरी और समय कितना है, तो हम लेंगे यहाँ पे चालों का अंतर, क्योंकि इनके चालों का अंतर दिया है 17 मीटर, तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, आप देखो, आप ले लो 17 मीटर है, तो समय निकालना है तो 17 5/18 यहाँ पे कर लो। टोटल दूरी हो गया 850। चाल कितना दिया है, 17 मीटर। सेकंड में लाना है तो 5/18। अब ये 18 ऊपर चला गया, ये हो जाएगा, यहाँ से नीचे से गायब हो गया। 17 पचे 85 50, ये 5 के पहाड़े में कितना मतलब 5 दहा के 50, तो यहाँ से तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 180। पर इसने कहा है कि दो रेलगाड़ियाँ की लंबाई इतना मीटर है, समान दिशा में चल रही हैं, समान ही दिशा, एक ही तरफ चल रही है। यदि इनकी चालों का अंतर इतना है, समान दिशा मतलब एक ही दिशा में चल रही है, अर्थात आपको समझना है कि एक दिशा में चल रही है। देखिएगा यहाँ पे हम लोगों ने गलती क्या कर रखा है भाई साहब, ये चाल अंतर दिया है मीटर पर सेकंड में, हमने क्या रख दिया यार, ये खुद दिया है मीटर पर सेकंड में, तो ये 850। और ये देखो चाल खुद ही मीटर पर सेकंड में, हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। 17 पचे 85 सेकंड आ रही यार। यहाँ पे हम लोग देखिए इसको मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, हम खुद मीटर पर सेकंड नहीं देखकर किलोमीटर में देख रहे थे, ठीक है, यहीं पे गलती था। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रेडियो धर्मिता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन दिलाएगा। रेडियो धर्मिता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बेहतरीन है, बहुत लाजवाब। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं GM काउंटर, उनके बिल्कुल राउट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रेडियो धर्मिता को मापने के लिए GM काउंटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कथन और निष्कर्ष के प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, एक बार क्लास को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये प्रश्न आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे हमने देखा यहाँ पे कथन कह रहा है कि कोई मैन गर्ल नहीं है, कोई भी मैन गर्ल नहीं है, यहाँ पे मैन है और यहाँ पे है गर्ल, तो कोई भी मैन कोई भी गर्ल, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। पर अगला कह रहा है सभी बॉय मैन है, जितना भी बॉय है वो सभी मैन है, जितने सभी बॉय मैन है, अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि जितने भी बॉय है, ये मैन के अंदर कौन है, बॉय है, ये बॉय है, ये हो गया मैन। अच्छा जी, निष्कर्ष में आ जाओ, क्या कुछ गर्ल बॉय हैं। तो देखिए जब ये मैन है, ठीक है, ये मैन का हिस्सा गर्ल से रिलेटेड नहीं है, तो बॉय का जो हिस्सा है ये क्या गर्ल से होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि मैन में ही तो बॉय है। तो बिल्कुल निष्कर्ष जो है आपका गलत है। तो हम जाएंगे किसके साथ, किसके साथ, तो हम जाएंगे नहीं, निरूपित निश्चित रूप से नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अंग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये पूछा गया है कि मानव शरीर का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अंग कौन सा है। देखिए ये साइंस के प्रश्न आपको कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में बहुत तंग करेंगे, अगर आप ऐसे क्लास को नहीं देख के जाते हैं। तो साइंस के जो है आपको पता है कि 25 प्रश्न हैं और 25/25 आपको ग्रुप डी में करेंगे,
तो आप 100% सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने बताया है क्वेश्चन नंबर छठे के जो राइट उत्तर है त्वचा, ये बिल्कुल राइट उत्तर है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग त्वचा जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। यदि x के 1% में से x को घटा दिया जाए तो प्राप्त मान x के कितना गुना होगा, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है, बताएंगे। कर है यहाँ पे समझिएगा सबसे पहले कि x के मतलब होता है गुणा 1%, मतलब 1/100 में से x को घटा दिया जाए, इसमें से x को घटा दिया जाए तो हमें जो प्राप्त होगा वो x से कितना गुना होगा। यहाँ से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/100 और माइनस हो जाएगा x/1, लॉस को निकालोगे 100 ही आएगा, तो x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 100x। अब यहाँ से हो जाएगा 99, x बट्टा में हो जाएगा 100, ये माइनस में होगा तो प्लस वाला तो उत्तर होगा ही नहीं। अब x से ये कितना गुना है, x से ये कितना गुना है, 99/100। 99/100 का मतलब क्या होता है, 0.99, 0.99 गुना है। माइनस में 0.99 गुना अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए प्रश्न छोटा है पर आपको कहीं ना कहीं तंग करने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हवा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। हवा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर जो है 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। हवा में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस है आपको याद रखना है नाइट्रोजन गैस है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है नाइट्रोजन गैस, आपको पता है 78% जो है ये आपके वायुमंडल में है, ठीक है। सबसे अधिक गैस आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है कि शशांक अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर मुख करके निकला। देखिए आपको मैंने दिशा बता दिया है, मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। दिशा के ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम होता है, इसी पे आपको चलना है। इसने कहा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके निकला, दक्षिण की ओर अर्थात नीचे की तरफ मुख करके निकला और 18 किलोमीटर उत्तर दक्षिण की तरफ मुंह करके निकला वह 18 किलोमीटर उत्तर, फिर जो है 28 किलोमीटर दाएं मुड़ता है, फिर जो है बाएं मुड़ता है। अब वह बाएं इतना किलोमीटर, अंत में वह बाएं 17 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पे है, ये हमें बताना है। अच्छा जी, ठीक है जी। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके निकलता है और वह 18 किलोमीटर उत्तर, 18 किलोमीटर उत्तर। तो हम अगर यहाँ से देखेंगे तो मान के चलते हैं यहाँ पे हैं और ऊपर चलेंगे 18 किलोमीटर उत्तर, ऊपर की तरफ है। फिर जो है दाहिना तरफ मुड़ना है तो दायां साइड ये हो गया, दाहिना साइड में ये 28 किलोमीटर चल गया। फिर जो है दाहिना साइड मुड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 35 किलोमीटर। फिर जो है बाएं मुड़िए, फिर जो है बाएं मुड़िए और कितना चलिए 12 किलोमीटर। फिर जो है बाएं मुड़िए और कितना चलिए 17 किलोमीटर, यहाँ पे 17 किलोमीटर। अब कह रहा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो प्रारंभिक बिंदु से ये कितनी दूरी पे आ गया है ये हमें देखना है। ये देख लो, यहाँ से देख लो, हम यहाँ पे स्टार्ट किए थे, यहाँ पे आ गए हैं। तो ये है 28, तो ये भी हो गया 28, ये तो क्लियर है। और ये हो गया 12, तो ये भी हो गया 12। ये कितना हो जाएगा, 12, 28, 40, ये तो 40 हो रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे समझिएगा, ये जो है आप लोग देखोगे, देखिए यहाँ पे जो है आपको 40 ऑप्शन में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारी जो दूरी हो रही है तो 40 हो रहा है। 40 ऑप्शन में नहीं दिया है भाई साहब, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ठीक है, आप सुधार कर लीजिएगा। 40 इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कोशिका पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 10। कोशिका का पावर हाउस जो है आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे, एक व्यापारी लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है यदि, तथा 28% की छूट देता है, उससे कितने प्रतिशत हानि होगी। क्वेश्चन नंबर 11 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा सभी लोग कि एक व्यापारी लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित मूल्य रखता है तथा
38% की छूट देता है, उससे कितना लाभ या हानि होता है? तो देखिए बहुत सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हो। जैसे आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा कि देखिए मुझे पता है कि मेरे पास जो वस्तु है वो 100 रुपये की है, मैं उसका दाम जो है 30% अधिक रखूंगा, तो अर्थात इसका दाम रख दूंगा 130। इसने कहा है कि भाई साहब 38% के आप छूट दोगे, तो 130 रखे हैं, अब 38% का छूट देंगे, मतलब अगर 100 रुपये का सामान है तो 38 का छूट देने का मतलब क्या है? 38 का छूट देने का मतलब हो गया कि इसका प्राइस जो है अब 62 रुपया हो जाएगा। 38% हमने छूट दे दिया। अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट दो, यहाँ से 13 दूना का 26 के 13 छक्के 78 और 2 80 हो जाएगा। बट्टा में यहाँ पे कितना है 10, तो 10 से भाग देने का मतलब आपको पता है कि कभी भी आप अगर भाग देते हो 10 से तो एक अंक पर पॉइंट, दो अंक पे पॉइंट कब लगता है? जब 100 से, तो हमारा हो जाएगा 80.6। पहले हमारा था वैल्यू 100, अब हो गया 80.6। अब बताओ यहाँ से कितने का डिफरेंट है, कितने की हानि हुई? तो ये हो जाएगा 19.4। 19.4 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। 100 में से आप 80.6 घटा लो, 19.4 आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। कर आपका अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन से लेंस लगाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन से लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर आपके सामने, अब फटाफट से आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट से आप राइट उत्तर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 के। जिनने बताया है अवतल, उनके बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी रोग होती है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 के जो राइट उत्तर है यहाँ पे एनीमिया, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बिजली का सर्वोच्चतम सुचालक कौन सा है? बिजली का सर्वोच्चतम सुचालक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 के जो राइट उत्तर है सभी लोग बताएंगे कि बिजली के सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है? तो जिन्होंने बताया है चांदी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम पलट दिया जाए तो बाएं से 11वें तथा दाएं से तीसरे अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे? अच्छा जी, इसने कहा है कि अंग्रेजी के वर्णमाला को आप जो है इस तरीके से लिख दो, उल्टा लिख दो। इस तरीके से लिखोगे तो ए यहाँ पे आएगा, तो इसको बोलते हैं दायां साइड और ये है आपका बायां साइड। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा है कि जो है क्या कह रहा है, बाएं से 11वां, इधर से 11वां अक्षर लेना है आपको, और दाहिने से तीसरे अक्षर, इधर से तीसरा अक्षर, तीसरे पे होता है सी, और इधर से 11वें नंबर पे जाओगे तो आप क्या करो, 27 में से 11 घटा लो, 11वां अक्षर आपको निकलना है इधर से, तो आ, आप 27 में से 11 घटाओगे कितना आ जाएगा? 16। 16, यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 पे कौन सा अक्षर होता है? पी। तो इसने कहा है भाई साहब, इसने कहा है कि दाएं से तीसरे अक्षर के ठीक बीच में क्या संबंध होंगे? तो बीच में इसके क्या संबंध है? यहाँ पे सी है, यहाँ पे पी है, सी है और पी है, ठीक है। तो इसके बीच में कितने अक्षर होंगे? सी और पी के बीच में दोनों स्वर लिख रहा है, दोनों व्यंजन होंगे, दोनों व्यंजन होंगे, बिल्कुल दोनों ही व्यंजन होंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रोटीन के पूर्ण पाचन के बाद अंतिम पाचन क्या बनता है? प्रोटीन के पूर्ण पाचन के बाद जो है अंतिम पाचन क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है, एमिनो अम्ल बनता है। प्रोटीन के पूर्ण पाचन के बाद एमिनो अम्ल बनता है, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है।
क्योंकि हर एक क्लास आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन दिलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव सभ्यता द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त धातु कौन सी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, मानव सभ्यता द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त धातु कौन सी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 17 के जो राइट उत्तर है, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे कि यह है आपका तांबा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की भूमिका होती है? रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की भूमिका होती है? क्वेश्चन नंबर 18 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की भूमिका होती है? तो जिनने बताया है ऑप्शन नंबर डी आपका सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है यहाँ पे कि ए किसी कार्य को जो है 14 दिनों में और बी जो है 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ बारी बारी से कार्य को करे तो ए पहले दिन शुरू करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ये प्रश्न खास करके बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम एंड वर्क का सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न आपके सामने है, तो कहीं ना कहीं आप बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि ए जो है किसी कार्य को 14 दिनों में और बी जो है इसी कार्य को 10 दिनों में कर रहा है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे यहाँ पे टोटल, यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो 10 और 14, 10 और 14 का यहाँ से अगर हम ले लेते हैं वैल्यू एलसीएम, 10 और 14 का ये हो जाएगा 70। तो 14 के पहाड़े में 14 पच्चे 70, 10 के पहाड़े में 10 पच्चे 50, 10 10 सत्ते 70। इसने कहा कि भाई साहब ये बारी बारी से काम करते हैं, मतलब पहला दिन ये करेगा तो 5 काम करेगा, दूसरा दिन बी जाएगा तो ये 7 काम करेगा। अब जो है यहाँ पे हुआ क्या है, ए शुरू करता है काम को, क्या करता है ए शुरू करता है, ठीक है जी। तो अगर हम देखेंगे दोनों मिलके कितना करेंगे, 7 5 12, 12 जो है काम होना स्टार्ट होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे कि अगर 12 काम है, एक दिन में 12 काम हो रहा है, तो 70 काम करना है तो हमें कितना लगेगा, 12 में 6 से गुणा करेंगे, 12 छक्का 72 हो जाएगा, मतलब ज़्यादा काम हो गया। मतलब हमें करना पड़ेगा 5 दिन काम दोनों को मिला के, तो 5 12 पच्चीस 60 काम हो गया, बच जाएगा कितना काम, 10। 70 में से 10 काम कौन करने जाएगा, ए जाएगा। ए जाएगा, एक दिन में 5 काम करेगा, तो ये पहले देखिए 5 दिन काम किया है दोनों मिलके, तो ये हो जाएंगे 12 पच्चे एक एक दिन में एक ही काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलके कर रहे हैं, मतलब पहले 5 काम हुआ फिर 7, तो 2 दिनों का मिला के 12 काम हुआ। तो इस तरीके से 5 दिन चला, दोनों मिला के 5 दिन काम किए, तो दोनों मिलके कितना दिन हो गया, 10 दिन। फिर एक काम करने आया तो 11 दिन हो गया। फिर बी जाएगा 12वां दिन, तो बी जाएगा, तो बी जाएगा तो कितना काम बचा है देख लो, 5 काम बचा हुआ है, तो 5/7, 5/7 अगर उसे दिन में चेंज करोगे तो 12वां दिन में हो जाएगा 12, नहीं 12वां दिन नहीं, 11वां दिन चल रहा है ना, 11 दिन और प्लस में ये हो जाएगा 11 पूर्णांक 2/3 दिन। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि आवृत्ति का एसआई इकाई क्या है? आवृत्ति, क्वेश्चन नंबर 20, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी आपको मैंने बार बार बता रखा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाले रोग क्या कहलाते हैं? पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाले रोग क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे जो है जूनोटिक रोग, जूनोटिक रोग, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, सी एफ एल का पूर्ण रूप क्या है? सी एल एफ का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। अगर आपको पता है क्वेश्चन नंबर 22 के राइट उत्तर तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएंगे। तो जिन्हें पता है, कंपार्ट फ्लोरेंसेंट लैंप, ऑप्शन नंबर बी ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से
स्रावित होती है? वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? क्वेश्चन नंबर 23 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? जिन्होंने ऑप्शन नंबर 23 को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है पानी के बुलबुले चमकते क्यों दिखाई देते हैं? पानी के बुलबुले जो है चमकीले क्यों दिखाई देते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। पानी के बुलबुले चमकते क्यों दिखाई देते हैं? जिन्होंने 24 नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25। सुनील का एक बेटा करण तथा एक जो है संगीता है, एक बहुसंगीता है। हर्निश का करण से क्या संबंध है? देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुनील का एक बेटा, ये सुनील है, इसका बेटा है करण, ठीक है जी, तथा एक बहन, इसकी बहन कौन है? संगीता है, संगीता, ये बहन, ये भाई बहन हो गए। सुनील का एक बेटा करण और एक बहन, यार भाई साहब बहन इसकी है, किसका? सुनील की बहन है, सुनील का बेटा और सुनील का बहन बोला है तो इसकी बहन है संगीता, ठीक है, इस तरीके से है। ये भाई बहन है, ये भाई है, ये बहन है। हर्निश का करण से क्या संबंध है? हर्निश, हर्निश का करण से क्या संबंध है? हर्निश का करण से, हर्निश कहाँ से आ गया भाई साहब? इसमें तो हर्निश दिया ही नहीं है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो अगर आप देखोगे तो D2 छोड़ा है हर्निश का करण से, तो ये करण है, तो करण का क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर हर्निश होता है, हर्निश वैसे तो रिलेशन दिया नहीं है हर्निश कहीं पे, तो हर्निश के करण से क्या हम बता सकते हैं? जब यहाँ पे सवाल में पूरा लिखा नहीं गया है, यहाँ पे छोड़ दिया भाई साहब सवाल। यहाँ पे भाई होना चाहिए ऑप्शन। आप यहाँ पे थोड़ा सा सवाल में एरर है, ये टाइपिंग वाले भाई साहब थोड़े से गलती किए हैं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एसी धारा को डीसी में बदलने वाला जो है उपकरण क्या कहलाता है? एसी धारा को डीसी में बदलने के लिए कौन सा उपकरण का हम लोग यूज करते हैं? तो जिनने बताया है रिएक्ट रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर सी रेक्टिफायर उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 27, 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो जिनने बताया यहाँ पे न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है न्यूरॉन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है गैस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 गैस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे संघनन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दूरदृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का उपयोग होता है? दूरदृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 की जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है उत्तल लेंस, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। दूरदृष्टि दोष में किसका यूज होता है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है रेड रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक मुख्यतः किसकी जानकारी देती है? रेड डाटा बुक मुख्यतः किसकी जानकारी देती है? क्वेश्चन नंबर 30, जिन्होंने बताया है लुप्त प्राय जीव एवं पौधे, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 31, तरल की अ, तरल की परतों के बीच होने वाली आंतरिक घर्षण को क्या कहते हैं? तरल की परतों के बीच होने वाली आंतरिक घर्षण को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 31, जिन्होंने बताया है श्यानता, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है सोने की शुद्धता किस इकाई में मापी जाती है? सोने की शुद्धता
किस इकाई में मापी जाती है? क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कैरेट। सोने की शुद्धता किस में हम लोग मापते हैं? कैरेट्स में नापते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि रात के समय तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? रात के समय तारे जो होते हैं ये टिमटिमाते नजर आते हैं, क्यों? हमें बताना है कि रात के समय में तारे जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते नजर आते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 33। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है रबड़ के वल्कनीकरण में सामान्यतः क्या मिलाया जाता है? रबड़ के वल्कनीकरण में सामान्यतः क्या मिलाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सल्फर। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है अग्नाशय द्वारा स्रावित मुख्य प्रोटीन पाचन एंजाइम कौन सा है? अग्नाशय द्वारा स्रावित प्रमुख जो है प्रोटीन पाचन एंजाइम कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 35 के राइट उत्तर आपको याद रखना है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? देखिएगा ये प्रश्न आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुचालक की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे लकड़ी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पे 96 वर्ष है। 20 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो इनकी वर्तमान आयु क्या है? अब देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पे 96 वर्ष है, तो मान लेते हैं कि पिता की वर्तमान उम्र, और यहाँ पे देखिए पहले 20 वर्ष पहले कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की जो है 3 गुनी है। पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मान लेते हैं कि पुत्र है x वर्ष का, तो पिता कितने का हो जाएगा? 3x का हो जाएगा। कब? 20 वर्ष पहले। ये 20 वर्ष पहले की बात है। ये 20 वर्ष पहले की बात है। तो आप देख लो यहाँ पे 3 गुना, आप देख लो यहाँ पे 3 गुना देख लो। 32 दूना 64 लिखा है, 24 दूना 24 तिया 72। बिल्कुल हमारा राइट उत्तर ऑप्शन से ही मिल जाएगा। इसको सोल्व करने में टाइम लगेगा, ठीक है। आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, देख लो 3 गुना जाना है तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा होगा, और इन दोनों को जोड़ लो तो 96 ही आएगा। बिल्कुल हमारा राइट उत्तर। यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करने में थोड़े से जो है हमें जगह चाहिए था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्यात में संबंधित नहीं हो सकती? क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्यात में संचारित नहीं हो सकती है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है ध्वनि तरंगे, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है? किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 जिन्होंने बताया है विटामिन ई, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।